नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अन्नू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 10 के अंतर्गत एक कहानी यह भी। इसके अंतर्गत ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला भाग हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो हम पढ़ रहे थे कि एक कहानी यह भी। यह क्या है? एक कहानी यह भी जो है, इसे लेखिका आत्मकथा मानने से इनकार करती हैं। इस पर मैं बात कर चुकी हूँ पहले भाग में। आत्मकथा ना मानकर क्या मानती हैं इसे वो ना मानकर लेखकीय आत्मकथा मानती हैं। ये मैं अपने पहले वीडियो में बात कर चुकी हूँ कि क्यों मानती हैं, क्या कारण है। ठीक है, क्या मानती हैं? लेखकीय आत्मकथा। थोड़ा सा रिकैप ले लीजिए, क्या क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जो है पहला वीडियो देख लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा के बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। लेखकीय आत्मकथा से क्या तात्पर्य होता है? लेखकीय आत्मकथा से तात्पर्य होता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने निजी जीवन की तुलना में उनके लेखकीय जो कर्म है उसे विशेष महत्व प्रदान किया है। वो विशेष रूप से चर्चित है। क्या क्या किस प्रकार उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई और किस प्रकार के समस्याएं उनके सामने आई, ये सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है। और किसका मंचन हुआ, किस पर टेलीफिल्म बनाई गई, आदि आदि। इसके संबंध में हम ये बात कर चुके हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 2007। ठीक, अब इसमें मैंने बताया था इसका विषय क्या है। इसका विषय है कि लेखिका जो है अपने बचपन से लेकर के तलाक तक की जो कहानी है उसका वर्णन है इस लेखकीय आत्मकथा के अंतर्गत। और ये ध्यान रखेंगे कि लेखकीय आत्मकथा किस आधार पर मैं कह रही हूँ कि आत्मकथा नहीं बल्कि लेखकीय आत्मकथा है, तो ये मन्नू भंडारी ने स्वयं स्वीकारा है भूमिका के अंतर्गत, जो कि पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जब हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें, तो मैंने चर्चा की थी कि लेखिका का जो जन्म है वो कहाँ, जन्म जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। किंतु जब वो उनका बचपन जो है वो कहाँ बीतता है, उनका जो बचपन है वो अजमेर में बीतता है। ठीक है, ब्रह्मपुरी मोहल्ले से वो अपना होश संभालती हैं एक तरह से कहूँ तो। फिर जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो वो कहाँ रहती हैं? जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो अपने दीदी के घर चली जाती हैं, अपनी बड़ी बहन के घर चली जाती हैं, जिनका क्या नाम होता है? सुशीला। कहाँ रहती हैं वो? कलकत्ता में रहती हैं, जो वर्तमान कोलकाता है, वहाँ पर वो रहती हैं। और जब फिर राजेंद्र यादव से इनका विवाह होता है, उसके पश्चात ये दिल्ली आ जाती हैं और यहीं मिरांडा हाउस में ये प्रोफेसर नियुक्त होती हैं। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात किया था हमने कि जो मन्नू भंडारी उनके प्रिय लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के बिंदु से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। जो लेखिका के प्रिय लेखक हैं वह कौन है? यशपाल है। ठीक, यशपाल की 2 पुस्तकें वो पहली बार अपने पैसे से खरीदती हैं। वो कौन सी पुस्तक है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भाग में मैं इसको बता चुकी हूँ, आप लोगों को नोट करवा चुकी हूँ। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे 2007। ठीक है, इसके अलावा जो लेखिका जो है अपनी आत्मकथा में किस एक शहर का वर्णन करती हैं, तो वो होता है ब्रह्मपुरी मोहल्ला, जो अजमेर में है। ठीक है, और वहीं के बहुत से पात्र उन्होंने अपने लेखन के पात्र में शामिल भी किया है। जब वो लेखन कार्य करती हैं तो उसमें बहुत से पात्र, जिस प्रकार अकेली मैंने बताया था, अकेली जो उनकी कहानी जो उनके प्रसिद्धि का आधार बनी, उसमें एक पात्र है सोमा बुआ, वो उनके घर की ही पात्र हैं। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने जो भी पात्र लिए हैं वैसे इसी प्रकार आता है महाभोज उपन्यास का, या फिर जो कि पहले महाभोज उपन्यास था, फिर बाद में उन्होंने स्वयं मन्नू भंडारी ने ही इसका नाट्य रूपांतरण किया था, नाटक में रूपांतरित किया था। उसके दास साहब
वो भी। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी लेखिका जो है कितने भाई बहन होते हैं। लेखिका जो होते हैं कुल 5 भाई बहन होते हैं, ठीक है। और उसमें लेखिका जो होती हैं सबसे छोटी होती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम होता है, मैंने बताया सुशीला नाम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, बार बार प्रश्न आया है। लेखिका का जो परिवार होता है वो कौन सा धर्म का था, वो जैन धर्म का था। ये ध्यान रखने योग्य है कि जैन धर्म का था, किंतु उनका जो परिवार है वो आर्य समाज का उन पर प्रभाव था, ठीक है। जैन थे किंतु उन पर किसका प्रभाव था, आर्य समाज का प्रभाव था, ठीक है। और उनका परिवार मारवाड़ी परिवार है। और एक बात जो उनके साहित्य की ओर उनको मोड़ने का जो कार्य किया था, किसने किया था, शीला अग्रवाल ने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, मैं छोटा सा रिकैप दे दिया मैंने। पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत विस्तार से चीज़ें बताई गई हैं आपकी परीक्षा के बिंदु से, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लेखन के लंबे दौर में मैंने कुल मात्र 50 कहानियाँ लिखी। स्वयं मन्नू भंडारी ने स्वीकारा है उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है, 50 कहानियाँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पिछले 20 सालों में तो लिखना ही बंद है, तो कहानियों की संख्या कैसे बढ़ती। पर इतना कम लिखकर भी कुछ बातों का संतोष मुझे जरूर है। यदि यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से, ध्यान रख लेंगे कि यही सच है। इस पर जो है फिल्म बनाई गई है। ऐसे फिल्म किस नाम से बनाई गई है, रजनीगंधा नाम से बनाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रजनीगंधा नाम से। और एक खाने आकाश नई कहानी पर जीना यहाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक खाने आकाश नई पर किस नाम से फिल्म बनाई गई है, जीना यहाँ नाम से फिल्म बनाई गई है, नाम से फीचर फिल्म बनी। तो 4 कहानियाँ, वो कौन कौन सी 4 कहानियाँ हैं, यहीं से एनटीए में प्रश्न बनता है। बहुत जो प्रश्न बन रहा है बहुत ही डीप में जाके चीज़ें बना रहे हैं। जो लगातार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं कैसे क्या पढ़ा रही हूँ। तो वो 4 कहानियाँ कौन कौन सी हैं, अकेली, त्रिशंकु, नशा, रानी माँ का चबूतरा पर टेलीफिल्म भी बनी है, ध्यान रख लेंगे। अकेली, त्रिशंकु, नशा और रानी माँ का चबूतरा, ये रचना किसकी है चारों। अगर पूछ लेता है नशा जो है किसकी रचना है, तो नशा ध्यान में किसकी कहानी है, तो ये नशा एक प्रेमचंद की भी कहानी है। किंतु ध्यान रखेंगे कि नशा जो है हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। त्रिशंकु एक नाटक भी है अज्ञे का, और इनकी क्या है कहानी है। रानी माँ का चबूतरा, और इस पर क्या बना, टेलीफिल्म बना है। और यही सच है पे किस नाम से, रजनीगंधा नाम से। एक खाने आकाश नई पर किस नाम से, जीना यहाँ नाम से, ठीक है। इसके अतिरिक्त टीवी के कुछ सीरियल में भी कुछ कहानियों को सम्मिलित किया गया। अभी अभी प्रभु जोशी ने 2 कलाकार कहानी पर एक एपिसोड बनाया। तो एक कमज़ोर लड़की की कहानी और कील और कसक पर बाशुदा ने 2 एपिसोड बनाए। कील और कसक किसकी रचना है, पूछ लेता है कि कील और कसक किसकी रचना है, तो हमें लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये रचना कहाँ पर है, ठीक है। और हम परेशान होने लगते हैं कि ये रचना है ही नहीं, कहाँ ढूंढे। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित है, किसकी, मन्नू भंडारी की रचना है, कील और कसक और एक कमज़ोर लड़की की कहानी, ठीक है। और इस पर किसने, बाशुदा ने 2 एपिसोड बनाया था, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, ध्यान रखेंगे, नोट भी करते चल रहे होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। कई बार शायद ऐसा भी होता है कि मेरा भीतरी मैं किसी बाहरी मैं के साथ जुड़ता ही नहीं और वह वहीं समाप्त हो जाता है। तभी तो क्लिक किए हुए अनेक पात्र, घटनाएं, आइडिया कहानी का रूप ले ही नहीं पाते।
किसी भी रचना के छपते ही इस इच्छा का जागना कि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ें, केवल पढ़े ही नहीं बल्कि इससे जुड़े भी, संवेदना के स्तर पर उसके भागीदार भी बने। यानी कि एक की कथा व्यथा अनेक की कथा व्यथा बन सके। ये तो लेखक का उद्देश्य ही होता है, ठीक है, कि केवल उसे पढ़े ही नहीं बल्कि उसे महसूस करे, उसे जिए, ठीक है। केवल मेरे ही क्यों, अधिकांश लेखकों के लिखने का मूल में एक से अनेक के बीच सेतु बनने की यह कामना ही निहित नहीं रहती। हालांकि यह भी जानती हूँ कि यह पाठक पिपासा आपको आसानी से लोकप्रिय साहित्य, चाहे तो व्यावसायिक भी कह लें, के विवाद के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाठक निरपेक्ष लेखकों का एक वर्ग है हमारे यहाँ, जिसकी मान्यता है कि पाठकों की सीमित संख्या ही रचना की उत्कृष्टता का पैमाना है। क्या हमारे यहाँ क्या मान्यता है कि पाठकों की सीमित संख्या ही रचना की उत्कृष्टता का पैमाना है। हल्की और चलताऊ रचनाओं को ही बड़ा पाठक वर्ग मिलता है। इस दृष्टि से प्रेमचंद की रचना को तो सबसे पहले खारिज कर देना चाहिए। या क्या बताना चाह रही हैं यहाँ पे? ये बताना चाह रही हैं कि राजेंद्र यादव आदि लेखकों के भी अनुसार और अन्य जो उनके मित्रगण हैं उनके अभी अनुसार वो लोग सोचते थे कि जो उत्कृष्टता का पैमाना क्या है, कि किस प्रकार कोई रचना उत्कृष्ट है तो उसका पाठक वर्ग सीमित है तो वह रचना उत्कृष्ट है। तो उसी आधार पर कहती हैं तो प्रेमचंद की रचनाओं को तो खारिज ही करना चाहिए इस आधार पर। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद के पाठक तो अधिक हैं, ठीक है। इनकी लोकप्रियता दूर दराज गाँवों तक फैला पसरा। उनका व्यापक पाठक वर्ग हर पीढ़ी के कथाकारों के एक बड़े समुदाय की उसके साथ जुड़ने की ललक, ये सब किस बात के सूचक हैं? एक तरह से व्यंग्य है, ठीक है। मैं नहीं सोचती कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक बन सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे ये लाइन, ठीक है। मैं नहीं समझती कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक बन सकती है। क्या लोकप्रियता? असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध। असली मानक क्या होता है? लेखक का दायित्व बोध, ठीक है। उसके सरोकार उसकी जीवन दृष्टि और उसकी कलात्मक निपुणता, ठीक है। उसकी क्या, लेखक की जीवन दृष्टि क्या है, उसकी कलात्मक निपुणता क्या है, ये आधार बनते हैं, ठीक है। ना कि उसकी लोकप्रियता उसके मानक को एक तरह से तैयार करती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। राजेंद्र की मित्रता अब धीरे धीरे दूसरी दिशा की ओर मुड़ चली और यह परिवर्तन एक तरफा तो था नहीं, उसमें मेरी बराबर की सहमति ही नहीं सहयोग भी था। परिणाम यह हुआ कि मेरे लेखकीय उत्साह उमंग में रोमानी रंग भी भरने लगा, जिसे ठाकुर साहब, मनमोहन ठाकुर, भाभी जी सुशीला और सेंगर जी अपनी चुटीली भक्तियों से और चटकीला बनाते रहते थे। ये उस वक्त का प्रसंग है जब मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ नहीं था। मित्रता धीरे धीरे किस ओर रोमानी प्रेम में बदलने लगती है, ठीक है। रोमानियत में बदलने लगती है, प्रेम में बदलने लगती है। वही उसी की चर्चा यहाँ कर रही हैं। अजीब से दिन थे वे भी, मैं यथार्थ के धरातल पर कहानियाँ लिखती और सपनों की दुनिया में जीती। ये ध्यान रखिएगा, अजीब से दिन थे वे, मैं यथार्थ के धरातल पर कहानियाँ लिखती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। हम दोनों ने अपने अतीत के कुछ निजी पन्ने एक दूसरे के सामने खोले थे और फिर ईमानदारी के साथ सबके पूरी तरह अतीत हो जाने का आश्वासन देकर भविष्य की योजना बनाई थी।
क्या होता है, जो भी उन्होंने अपने भूतकाल में किया हो, पीछे जो भी चीज़ें थीं उनकी वो सारी चीज़ें एक दूसरे के सामने खोलते हैं, ठीक है, कि हम, और फिर क्या, भविष्य की नई योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। कौन? मनु भंडारी और राजेंद्र यादव। राजेंद्र का आग्रह था कि मित्रता को संबंध तक ले जाने के लिए पहले अपना एक आर्थिक आधार तैयार करेंगे, क्योंकि लेखन की अनिश्चित आमदनी के भरोसे गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। अनिश्चित आमदनी के भरोसे गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। इसको एक बार काट देंगे, दो बार आ गया है। अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी उन्हें दिल्ली ज़्यादा अनुकूल और प्रेरक जगह लगती भी थी, इसलिए मेरी तरफ से भी आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठा और वे दिल्ली चले गए। कौन दिल्ली चले गए? राजेंद्र यादव, ठीक है। हाँ, जाने के पहले उन्होंने सुशीला के सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा। ये सुशीला कौन है, ये बताएंगे मुझे आप लोग। सुशीला उनकी बड़ी बहन है मन्नू भंडारी की। सुशीला जी, आप तो जानती ही हैं कि रस्म रिवाज में न तो मेरा कोई खास विश्वास है, न दिलचस्पी, बट वी आर मैरिड। ये कौन कहता है? ये राजेंद्र यादव दिल्ली जाने के पहले कहकर जाते हैं कि क्या, कि अब मनु भंडारी से मेरा क्या है, हम वी आर मैरिड, मतलब हम शादीशुदा हैं, और रस्म रिवाज में राजेंद्र यादव को विशेष दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। और ये कह के वो दिल्ली चले जाते हैं। जैसे ही मेरे काम का कोई इंतजाम हो जाएगा, हम लोग इससे अधिक और किसी आश्वासन की हम लोग आशा करते, कोई किस आश्वासन की हम आशा करते। मेरी तो दुनिया ही एकदम जगमगा उठी। ये क्या आश्वासन देकर चले गए थे, किंतु विवाह होता है तो पूरी तरह विपरीत चीज़ें मनु भंडारी के सामने आती हैं, आगे देखेंगे। बस विवादी स्वर था तो केवल एक, इस शादी को रोक देने का आदेश देते आखिरी दिन तक आने वाले पिताजी के तार। किंतु ये ध्यान रखेंगे कि मनु भंडारी अपने पिताजी के विरोध में जाके उन्होंने राजेंद्र यादव से विवाह किया था। उनके पिताजी इस विवाह से सहमत नहीं थे, ठीक है। जिसकी भनक तक जीजा जी ने उस समय मुझे नहीं लगने दी। गोविंद जी कनोडिया के लॉन में विवाह के रजिस्टर पर हम लोगों ने दस्तखत किए थे, माला बदली थी। ध्यान रखेंगे। और जीजा जी जो उनके थे, उन्होंने इस बात की भनक तक मनु भंडारी को नहीं लगने दी थी कि उनके पिता इसके विरोध में हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ठाकुर साहब ने राजेंद्र के पिता की ओर, मेरे पिता की ओर से, ठाकुर साहब कौन? राजेंद्र के पिता की ओर से, और मेरे स्कूल के प्रेसिडेंट श्री भगवती प्रसाद खेतान मेरे पिता की भूमिका अदा की थी। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों परिवार के कोई भी सदस्य इस विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। उसी लॉन में शाम को रिसेप्शन हमारी ओर से हुआ था, जिसका मेन्यू मदन बाबू प्रतिभा अग्रवाल ने बनाया था। रात का खाना गोविंद जी की ओर से हुआ। मुझे अपना जीवन गुजारना है और अपने लक्ष्य की ओर। राजेंद्र अपने आर्थिक आधार के इसी आग्रह को लेकर दिल्ली रुक गए और 4 दिन बाद मैं अकेली कलकत्ता लौट आई। होता क्या है कि विवाह के बाद दिल्ली जब चले जाते हैं, फिर मन्नू भंडारी कलकत्ता लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो पढ़ाने का कार्य करती थी और उस वक्त तक राजेंद्र यादव जी जो थे आर्थिक रूप से क्या कहूँगी उसको, आर्थिक रूप से जो स्टेबल नहीं थे, ठीक है, स्थायी नहीं था उनका कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो लेखन कार्य करते थे। लेखन कार्य जो है वो किसी निश्चित आमदनी का उससे प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अकेलापन तब कभी लगा ही नहीं, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते मैं हमेशा अपने भीतर राजेंद्र की उपस्थिति महसूस करती थी। करीब करीब सारी बातें तय हो जाने के बाद जैसे ही मकान मालिक पूछते कि पति क्या करते हैं, तो मैं बड़े गर्व से कहती कि लेखक हैं।
लेकिन यह सुनते ही उनके तो तेवर ही बदल जाते और फिर कोई ऐसा टालू सा जवाब पकड़ा दिया जाता। मैं अबाक। संगीत कला और साहित्य के का गढ़ समझे जाने वाले कलकत्ते में लेखक की ऐसी बेकदरी। होता क्या है, यह ये प्रसंग है कि मन्नू भंडारी घर खोजती हैं, ठीक है। तो जब एक तरह से घर का मालिक पूछा था कि पति क्या करते हैं, जब मन्नू भंडारी कहते थे कि लेखक हैं, तो जो मालिक हैं वो क्या करते थे, टाल मटोल करने लगते थे। तो वही कह रही हैं कि संगीत कला और साहित्य के गढ़ समझे जाने वाले कलकत्ता में लेखक की ऐसी बेकदरी। लेखकों कलाकारों का सम्मान क्या केवल मंच तक ही सीमित है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें क्या ऐसे ही अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है? और केवल कलकत्ता ही क्यों, सभी जगह यही स्थिति नहीं है? आज भी तो इस स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। साथ रहने लगते हैं कलकत्ता में मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव। पर जिंदगी शुरू करने के साथ ही लेखिका अनिवार्यता के नाम पर लेखकीय अनिवार्यता के नाम पर राजेंद्र ने समानांतर जिंदगी के आधुनिकतम पैटर्न थमाते हुए जब कहा, देखो छत जरूर हमारी एक होगी लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी। ध्यान रख लीजिएगा। क्या कहने लगते हैं राजेंद्र यादव? समानांतर जिंदगी का पैटर्न बताते हुए क्या कहते हैं कि छत तो एक होगी, छत तो हमारी एक होगी, किंतु जिंदगियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए, बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। ये राजेंद्र यादव कहते हैं कि एक ही छत के नीचे रहेंगे किंतु तुमको मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। अर्थात मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदि आदि कार्य में मन्नू भंडारी को जानने का कोई अधिकार नहीं है, रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक। मैं तो बिल्कुल अबाक। आधुनिकतम जीवन के इस पैटर्न से मेरा कोई परिचय नहीं था। परिचय तो क्या, दूर दूर तक कोई कल्पना तक मेरे मन में नहीं थी। राजेंद्र ने भी मित्रता के दौरान ऐसे किसी भी बात का कोई संकेत तक नहीं दिया था। आगे चलते हैं। मैं तो साथ आई थी कि सब तरह से अलगाव को दूर करके एक हो जाने के लिए, पूरी तरह घुल मिल जाने के लिए। यह सब सुनकर तो मुझे लगा कि सिर पर छत का आश्वासन देकर जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खींच ली गई हो। ध्यान में रखेंगे, किसी भी महिला को यही लगेगा, ठीक है। विवाह के बाद अगर कोई उसका पति इस प्रकार की बातें करे कि छत एक होगा किंतु हम दोनों का जो जीवन है पूर्णतः स्वतंत्र होगा, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वही कहती हैं कि छत का आश्वासन देकर क्या कर दिया गया था, उनके नीचे से पैरों तले की ज़मीन खींच ली गई थी, ठीक। एक ही प्रश्न मेरे मन पर हथौड़े की तरह चोट करता रहा, फिर इस छत की भी क्या ज़रूरत थी? ये मन्नू भंडारी सोच रही है, फिर इस छत की भी क्या ज़रूरत थी, क्या प्रयोजन था? छत तो राजेंद्र के सिर पर भी था और मेरे सिर पर भी। सो इतना तो समझ में आ गया कि राजेंद्र के दिमाग में एकाएक समानांतर जिंदगी की जो यह अवधारणा पैदा हुई है, निश्चित ही उसके सूत्र और ही हैं, ठीक है। पर असलियत को ईमानदारी से स्वीकार करने का साहस तो राजेंद्र में कभी रहा ही नहीं, कम से कम मेरे संदर्भ में तो नहीं। इसलिए अपने हर झूठ को ढकने की आदत से मजबूर राजेंद्र हमेशा कोई ना कोई ऐसे सूत्र ढूंढ ही लेते, कभी आधुनिकता के नाम पर, कभी लेखन के नाम पर, कभी कोई और फलसफा गढ़कर जो उन्हें सही सिद्ध कर देते।
उस समय उन्हें समानांतर शब्द बहुत माकूल नज़र आ रहा था और उसे ही एक व्यापक संदर्भ देने के लिए उन्होंने अपनी कहानी संकलन संपादित किया एक दुनिया समानांतर के नाम से। एक दुनिया समानांतर किसका है? एक दुनिया समानांतर का संपादन किसने किया था? राजेंद्र यादव ने। ठीक है। बहरहाल स्थिति यह बनी कि हमारा सहजीवन आरंभ विवाह के निमंत्रण पत्र में राजेंद्र ने यही छपवाया था। एक बड़े ही अजीब किस्म के अलगाव के साथ हुआ। वैवाहिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई? एक अलगाव के साथ शुरू हुई। ठीक। अपनी अपनी जिंदगी का जो बंटवारा हुआ उसने घर की सारी जिम्मेदारियां और समस्याएं आर्थिक से लेकर दूसरी तरह की मेरे जिम्मे थी, जिसे मुझे राजेंद्र की दिलचस्पी की ही नहीं सहयोग की भी ज़रूरत रहती थी। लेकिन उसे तो राजेंद्र ने मेरे अधिकार क्षेत्र में घोषित कर रखा था। ठीक। क्या क्या? कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ? अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर आर्थिक जिम्मेदारियाँ तक किसके जिम्मे थी? मनु भंडारी के। ठीक है। मेरे अधिकार क्षेत्र में कभी न झांकने की, न किसी तरह की दिलचस्पी लेने की और न कोई हस्तक्षेप करने की बेहद उदारवादी मुद्रा ओढ़कर एक बड़ी वाजिब और तर्कसंगत अपेक्षा से करते थे कि मैं भी उनके अधिकार क्षेत्र में कभी न झांकूं, न किसी तरह की दिलचस्पी लूं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि राजेंद्र यादव अपने जब वो घर में जाते हैं तो उसके पहले ही दिन क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, मेरा जीवन बिल्कुल ही स्वतंत्र है, तुम मेरे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगी, ना मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा। ठीक है। इसके अधिकार क्षेत्र में थे इनके निजी संबंध और सरोकार। जहाँ जहाँ घूमने फिरने की और जब मन हुआ बिना पीछे की जरा भी चिंता किए कलकत्ता से भाग निकलने की छूट। क्या होता था कि जब उनका मन किया, जिसके साथ मन किया घूमने चले गए। ठीक है। और बिना पीछे की चिंता किए मतलब कि बिना मनु भंडारी की चिंता किए आदि, और घर परिवार में केवल और भी चीज़ें दायित्व आ जाते हैं, उसके बिना चिंता किए कहाँ चले जाते थे? कलकत्ता से भागकर दिल्ली चले जाते थे। लिखना है का तुरुप का पता तो हमेशा उनके हाथ में ही रहता था। उनका बहाना क्या रहता था राजेंद्र यादव का? कि लिखना है। ठीक है। जिसके सामने प्रतिरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आखिर रात 8 बजे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया। ये मनु भंडारी जब गर्भवती होती हैं उस समय का वो चित्रण करते हुए कहती हैं कि 8 बजे डॉक्टर इंजेक्शन दिया। यदि 4 घंटे बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता है तो फिर सवेरे ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाएगा। उस दिन ऑपरेशन आज की तरह आम बात नहीं थी। सो वे 4 घंटे मेरे परिवार वालों ने बरामदे में चक्कर लगा लगा कर काटे। लेकिन राजेंद्र इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ वहीं पड़ी एक बेंच पर खर्राटे भर रहे। जब एक स्त्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके पति की, ठीक है, उसी समय राजेंद्र यादव इन सब स्थितियों से बिल्कुल तटस्थ होकर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। रात ठीक 12:06 पर टिंकू जो कि उनकी बेटी है टिंकू, ठीक है, और जिसका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है रचना, ठीक है, मनु भंडारी की बेटी। टिंकू ने सहज सामान्य ढंग से जन्म लिया तो चैन की सांस लेकर सुशीला ने कंधा झकझोर कर उन्हें उठाया और अरे बेटी के बाप बन गए हो, अब तो उठो। कौन कहता है? सुशीला। बेफिक्री भरा समय तो मुझे भी अपने लिए चाहिए, फिर भी लिखना उन दिनों मेरे लिए बाद के दिन की तरह कष्ट साध्य नहीं था, और कम से कम इस दिशा में तो राजेंद्र यादव जरूर प्रोत्साहित करते रहे, इसलिए थोड़ा बहुत लेखन कार्य चलता ही रहा। जो भी जैसा भी,
और यह लेखन ही था जो सारे संकटों में मुझे थामे रहता था। बहुत सी समस्याएं उनके सामने रहती थी, लेखन कार्य से ही क्या करती थी वो स्वयं को संभाले रहती थी। ठीक है। ज्ञानोदय पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ज्ञानोदय पत्रिका कलकत्ता से। ज्ञानोदय में धारावाहिक रूप से प्रयोगात्मक उपन्यास छपा था 11 सपनों का देश। प्रयोगात्मक उपन्यास ध्यान रखेंगे किस में छपा था? ज्ञानोदय में। ठीक है। 11 सपनों का देश। आरंभ और समापन एक ही लेखक ने किया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है भरत जी ने। बाकी 9 अध्याय अलग अलग शहरों में रहने वाले 9 लेखकों ने किया था। 11 लेखक। ठीक है। उसका आरंभ और अंत किसने? भरत जी ने। बाकी 9 जो उसके अध्याय हैं उसको अलग अलग शहर में रहने वाले अलग अलग लोगों ने किया था। यह प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा। भिन्न भिन्न लेखकों में कोई आपसी तालमेल तो था ही नहीं, इसलिए हर लेखक ने अपने अध्याय में कथानक को मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा और बढ़ाया। ऐसे प्रयोग का जो हश्र होना था वही हुआ। अपने इस प्रयोग की असफलता से श्री लक्ष्मीचंद जैन काफ़ी खिन्न थे। ये जो प्रयोग था किसका था? 11 सपनों का देश। जैसे कि हमने पढ़ा ना 11 सपनों का देश, जिसमें 9 लेखकों ने अलग अलग शहर के 9 लेखकों ने रचना की थी। ठीक है। और आरंभ और अंत के कॉलम भारत जी ने लिखा था। किंतु अलग अलग शहर के अलग अलग लेखक, अलग अलग मानसिकता, तो जो हश्र होगा वही हुआ, अर्थात बुरी तरह से असफल हुआ था ये प्रयोग। जैन जी से काफ़ी खिन्न थे, पर उनके मन में ऐसा ही एक सफल प्रयोग करने की इच्छा जरूर कुलबुला रही थी। किसके मन में? लक्ष्मीचंद जैन के मन में। ध्यान रखेंगे। बहुत संभव है कि इसके चलते ही उनकी नज़र हम दोनों पर टिक गई हो। हम दोनों मतलब राजेंद्र यादव और मनु भंडारी। राजेंद्र उछलकर बोले, अरे तुम्हारा वह अधूरा उपन्यास ले लेते हैं। इस बहाने एक अच्छी खासी थीम का उपयोग भी हो जाएगा और तुम इसे अच्छी तरह संभाल भी लोगी। ये उपन्यास है कौन? 1 इंच मुस्कान। ठीक है। जो कि क्या सहभागिता में लिखा गया है मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के बीच। तो ये लिखने का प्रस्ताव किसने दिया था? लक्ष्मीचंद्र जैन ने। ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इस कहानी को एक नया आयाम दूंगा, A1 उपन्यास बन जाएगा। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजेंद्र के दिमाग में जरूर यह बात शुरू से ही रही होगी और इसलिए वे इस प्रस्ताव के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। किस प्रस्ताव के लिए? अर्थात जो 1 इंच मुस्कान, जो मूल रूप से किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का, उसे सहलेखन में करने का कार्य। ठीक है। राजेंद्र की बात सुनते ही मैं एकदम बिफर गई, मतलब गुस्सा में हो गई। वाह, यह मेरा अपना उपन्यास है, इसे मैं क्यों दूंगी? ठीक है, मत दो। और इस तरह 1 जनवरी फिर मान जाती हूँ वो। ठीक है। इस तरह 1 जनवरी 1961 में हम दोनों का एक सहयोगी उपन्यास 1 इंच मुस्कान छपना शुरू हुआ। दूसरा अध्याय मेरा छपा और उसके कुछ दिन बाद शरद देवड़ा, ज्ञानोदय के संपादक। अब ये ध्यान रखेंगे कि ज्ञानोदय के संपादक कौन हैं? ज्ञानोदय के संपादक कौन है? शरद देवड़ा। ठीक है। कहाँ से प्रश्न बन जाएगा ये कहना मुश्किल है, तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ पत्र लेकर आए और बोले, क्या बताऊं राजेंद्र जी, पहले अध्याय पर तो कोई पत्र आया ही नहीं। पहले अध्याय पे कोई पत्र नहीं मिलता है, किंतु जो दूसरे अध्याय जो कि मनु भंडारी से लिखकर पूरा करती हैं, उस पर उनका बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि राजेंद्र यादव खिन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो पहला कॉलम लिखते हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जब दूसरा कॉलम मनु भंडारी लिखती हैं तो मनु भंडारी की बहुत एक तरह से प्रशंसा होती है
दूसरे कॉलम पर, तो इससे राजेंद्र यादव खिन्न होते हैं। ठीक है। बच्चे के जन्म से बड़ी जिम्मेदारियों ने जिसका सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा था, पहले बच्चे के जन्म की सारी खुशियों को ही सोख लिया। तभी रानी बिड़ला कॉलेज नया नया खुला था और उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए बुलाया। किस कॉलेज में बुलाया गया था आग्रह करके? रानी बिड़ला कॉलेज। ठीक है। बाद में वहाँ के 3 साल का अनुभव, कितने साल तक वहाँ पर अध्यापन कार्य किया था इन्होंने? 3 साल तक। 3 साल का अनुभव ही मिरांडा हाउस की अनुमान है कि मिरांडा हाउस की नियुक्ति में बहुत आधार सिद्ध हुआ। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो 3 साल का अनुभव रहा था किसका, वो 3 साल उनमें उन्होंने अध्यापन किया था रानी बिड़ला कॉलेज, जो कि वही आधार बना था मिरांडा हाउस। ये क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय का एक, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि वो प्रोफेसर नियुक्त हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अर्थात राजेंद्र इतना ही कहते, तुम कुछ समझते तो हो नहीं। ये अधिकतर पतियों का यही एक तरह से मैं कहूँ कि वाक्य होता है, तुमको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार राजेंद्र यादव भी कहते थे मन्नू भंडारी को। ठीक है, तुम कुछ समझते तो हो नहीं। हो सकता है कि मैं नहीं समझती हूँ और राजेंद्र के नज़रिए से तो मैं समझना भी नहीं चाहती। वामपंथियों को शायद यही स्टैंड रहा हो, वामपंथियों का शायद यही स्टैंड रहा हो, पर इस बार सन 1942 की तरह मुखर नहीं था उनका विरोध। किनका? राजेंद्र यादव का। ठीक है। जो भी हो, मुझे लगता राजेंद्र के साथ निजी जीवन की दूरियां अब विचारों में भी फैलती जा रही हैं। होता क्या है कि जो स्वतंत्रता संग्राम का जो लहर है उस समय भारत की आज़ादी में जो राजेंद्र यादव विशेष रूप से अपनी कुछ कार्य करते नहीं हैं। ठीक है, मतलब साथ नहीं देते हैं उस आज़ादी के जो आंदोलन हो रहा था उसमें। ठीक है, यह सच है कि मेरे किसी पंथ में न तब जुड़ी थी न बाद में। यह ध्यान रख लीजिएगा कि मैं किसी पंथ में, किसी सिद्धांत आदि में न तब जुड़ी थी न बाद में। मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, पूछ लिया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, पूछ लिया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से, चारों ओर फैली बिखरी जिंदगी से, जिसे मैंने नंगी आंखों से देखा है, बिना किसी वाद का चश्मा लगाए, और मेरी रचनाएं इस बात का प्रमाण है। ठीक है, कि वो किसी भी वाद, किसी भी सिद्धांत से हमेशा दूर रही हैं। ठीक है, और इसका प्रमाण क्या है? वो किसी भी वाद से दूर रही हैं। वाद से दूरी का परिणाम क्या है? उनकी रचनाएं। ठीक है, जो कि इसका एक तरह से प्रमाण रही हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिरांडा हाउस में नियुक्त हो जाने के बाद राजेंद्र तो नौकरी कर नहीं सकते थे, वह तो मुझे ही करनी थी, चाहे कलकत्ता हो या दिल्ली। मुझे भी दिल्ली जाने का निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, मिरांडा हाउस नियुक्त हो जाती हैं तो दिल्ली आ जाती हैं। 31 दिसंबर को न्यू ईयर हमारे घर मनाने का कार्यक्रम बना। 12 बजे घड़ी मध्यम रोशनी में कमलेश्वर जी वही है, कितने पाकिस्तान के लेखक और एक दुनिया समानांतर और नई कहानी के सूत्रधार एक तरह से। ठीक है, कौन कौन? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। ठीक है, कमलेश्वर जी ने अपनी कहानी तलाश पढ़कर सुनाई। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, तलाश किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। ठीक है, पढ़कर सुनाई। फिर बाद में भी इस पर एक फिल्म बनाई गई थी, इस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी, कहानी पर बलात्कार नाम से। ठीक है,
कहानी पे बलात्कार जो फिल्म है वो किस रचना पर बनाई गई थी? तलाश रचना पर। और किसकी रचना है यह? तलाश जो है वो कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मित्रों से साधन जुटाकर राजेंद्र ने जवाहर चौधरी के साथ मिलकर 1965 में अक्षर प्रकाशन की स्थापना की। अक्षर प्रकाशन की स्थापना किसने की थी 1965 में? राजेंद्र यादव ने। किसके साथ? जवाहर चौधरी के साथ। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि व्यक्तिक विश्लेषण में पारंगत राजेंद्र ने अपनी आत्मकथ्य मुड़ मुड़ के देखता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, मुड़ मुड़ के देखता हूँ रचना किसकी है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ रचना आत्मकथा एक तरह से। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये आत्मकथा है किसकी? ये है राजेंद्र यादव की। ठीक है, देखता हूँ में कई जगह अपना विश्लेषण किया, पर घनिष्ठतम मित्रों के साथ अपने बनते बिगड़ते संबंधों का जिक्र तक उन्होंने नहीं किया। ये ध्यान रखेंगे कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ में उन्होंने बहुत से मन्नू भंडारी पर भी वो उन्होंने बहुत से आक्षेप लगाए थे कि उन्हीं की वजह से मन्नू भंडारी जो उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई आदि आदि इस तरह के। ठीक है, और वो इसके साथ यह भी लिखते हैं कि वो उन पर आर्थिक दबाव बनाती थी मन्नू भंडारी, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ और जिक्र किसका नहीं होता है? उनके घनिष्ठतम मित्र का। ठीक है, उनके घनिष्ठतम मित्र के साथ जो संबंध बनते बिगड़ते रहते थे। राजेंद्र यादव जी का मोहन राकेश के साथ भी बहुत संबंध बिगड़ने लग जाता है। अपने जब हम रचना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये प्रसंग आता है कि मोहन राकेश के साथ भी उनका संबंध बहुत बिगड़ता है, लेकिन मुड़ मुड़ के देखता हूँ मैं इसका जिक्र तक वो नहीं करते हैं। इनके हिसाब से पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए जो सिर्फ पति की सेवा करे। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि पत्नी को नर्स के जैसा होना चाहिए। किस रचना की भांति होना चाहिए? किस रचना से लिया गया है? ये जो है एक कहानी अभी से लिया गया है। किसके बारे में कहती है मन्नू भंडारी? राजेंद्र यादव के बारे में कहती हैं। ठीक है, कि राजेंद्र यादव के अनुसार पत्नी का धर्म क्या है? वो केवल एक सेविका है, नर्स है। ठीक है, उसका बाकी और कोई पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको अपने पति के निजी जीवन में दखल देने का भी कोई अधिकार नहीं है। बस वो केवल किस लिए है? बस वो सेवा आदि करने के लिए है। ठीक है, सिर्फ पति की सेवा करे, बदले में उससे कोई अपेक्षा कुछ ना करे। अपनी इस धारणा को राजेंद्र ने धर्मयुग में प्रकाशित एक परिचर्चा में पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए शीर्षक से निसंकोच भाव से अभिव्यक्त भी किया। न केवल वो कहते थे बल्कि इसको उन्होंने प्रकाशित भी करवा दिया धर्मयुग पत्रिका में। ठीक है, किस नाम से? पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए, इस नाम से भी। ठीक है, धर्मयुग के जिस विशेषांक में मेरी त्रिशंकु कहानी छपी थी उसी में राजी सेठ की गलत होता पंचतंत्र भी छपा था। गलत होता पंचतंत्र किसकी रचना है? गलत होता पंचतंत्र जो है राजी सेठ की रचना है। ठीक है, और त्रिशंकु किस में छपी थी? त्रिशंकु जो है धर्मयुग में पत्रिका में छपी थी। और ये भी ध्यान रखेंगे त्रिशंकु, इसके साथ ही आपका बंटी जो उपन्यास है इनका, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है उपन्यास, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया भी जाएगा। जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो त्रिशंकु आपका बंटी किस में छपता है? धर्मयुग में। जो आपका बंटी है वो धारावाहिक रूप में छपता है। ठीक है, उसी में किसका छपा था? राजी सेठ का गलत होता पंचतंत्र भी छपी थी। इस मित्रों के साथ बैठकें संगोष्ठियाँ तो होती थी। शाम को पर दिन का समय गुजारती थी मैं अपनी बेटी टिंकू का नाम क्या है? वास्तविक नाम रचना के साथ। ठीक है, सबसे बाद में परिचय हुआ मैत्रेयी पुष्पा से। राजेंद्र और हंस के माध्यम से उसने साहित्य में जगह ही नहीं बना ली बल्कि इदम नमम किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की जैसे उपन्यास लिखकर कथा साहित्य में अपने नाम की धूम भी मचा दी थी। कौन? मैत्रेयी पुष्पा।
सन 1970 तक मेरे 4 कहानी संग्रह आ चुके थे। 1970 तक कितने 4 कहानी संग्रह आ चुके थे। और बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर ये क्या है? नाटक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसका? मन्नू भंडारी का। नाम से एक नाटक भी, नाटक भी इन्होंने लिखा था। एक तो महाभोज जो उपन्यास होता है, बाद में उनका नाटक रूपांतरण स्वयं मन्नू भंडारी करती हैं। और उसके बाद एक बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, यह भी रचना किसकी, नाटक किसका है? मन्नू भंडारी का। नाटक सो मन अब रह रहकर उपन्यास की ओर दौड़ रहा था। 3 परिवारों में पल रहे बंटी की विभिन्न मानसिक स्थितियां, जिसका उल्लेख मैंने बंटी के जन्म पत्र में किया है। ये उपन्यास की अपनी बात कर रही हैं आपका बंटी। पढ़ाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तब हम इस पर बात करेंगे गहराई से। मुझे केवल अपनी ओर खींच ही नहीं रही थी, बल्कि लगातार उसका दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था। और बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वे सारे बंटी अपने परिवार की सीमा को तोड़कर एक सामाजिक समस्या के रूप में खड़ा हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि 3 बंटियों में से एक राकेश जी का बेटा था। राकेश जी कौन? वही मोहन राकेश, जिनके 2 नाटक लगे हुए हैं, जो इनको प्रसिद्धि विशेष रूप से नाटकों के कारण ही मिली है। कौन? सबसे पहला तो आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, आधे अधूरे पैरों तले की जमीन। ठीक है, और इसमें से आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक तो हमारे एनटीए के पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है। ये बंटी जो है किनका बेटा है? ध्यान रख लेंगे, मोहन राकेश का ही बेटा है। ठीक है, और उपन्यास का प्रस्थान बिंदु भी मुझे वहीं से मिला था। और आगे की कहानी तो बिल्कुल भिन्न, क्योंकि ना तो मैं उनके राकेश जी के बेटे को कभी देखा था, ना उनकी पत्नी शीला जी को। अब ये ध्यान रखेंगे कि मोहन राकेश का विवाह होता है, फिर तलाक भी हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आपका बंटी है, उसका जो एक तरह से प्लॉट कहाँ से मिलता है लेखिका को? वो उनके बेटे से ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। धर्मयुग में आपका बंटी की पहली किस्त छप कर आ गई। ठीक है, किसमें? धर्मयुग में। सन 1970 में बासु चटर्जी ने राजेंद्र के सारा आकाश राजेंद्र यादव का उपन्यास है, सारा आकाश उपन्यास पर फिल्म बनाकर कलात्मक फिल्मों की दुनिया में मणिकौल और कुमार साहनी से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। किस उपन्यास से? सारा आकाश उपन्यास है। शिमला में लेखन कार्य एकांतवास। वो जो लेखिका होती हैं कुछ समय के लिए इन सारी परिस्थितियों से तंग आकर कहाँ चली जाती हैं? सारी परिस्थितियों से तंग आकर चली जाती हैं शिमला। ठीक है, एकांतवास। 25 दिनों में मैंने उपन्यास महाभोज को पूरा किया। ध्यान रख लीजिएगा कि ये महाभोज को लिखने में कितना समय लगा था। महाभोज उपन्यास की बात कर रही हूँ। ठीक है, उपन्यास क्या है? उपन्यास का नाम है महाभोज, जिसको पूरा करने में लेखिका को कितना दिन लगा था? मात्र 25 दिन में इन्होंने ये लिख दिया था। बल्कि इसका दूसरा ड्राफ्ट भी करीब करीब तैयार कर लिया था। आज तो अपने संदर्भ में मुझे यह सब अकल्पनीय ही नहीं, अविश्वसनीय भी लगता है। दिल्ली आकर बिना जरा सी ढील दिए तीसरा चौथा ड्राफ्ट तैयार किया और पढ़ने के लिए राजेंद्र के हाथों में सौंप दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सुनेंगे ध्यान से। यह पहला उपन्यास था जिसकी पांडुलिपि मैंने छपने से पहले राजेंद्र को पढ़ने दी थी। कौन सा उपन्यास? मन्नू भंडारी ने छपने के पहले राजेंद्र यादव को पढ़ने दिया था। वो कौन सा उपन्यास है आपका? माफ़ कीजिएगा, महाभोज जो उपन्यास है, ठीक है, वो छपने के पहले उन्होंने
राजेंद्र यादव को पढ़ने दिया था। ठीक है, वैसे अपने पहले उपन्यास की पांडुलिपि भी दी तो राजेंद्र को ही था, पर राजेंद्र को ही दिया था, पर वह तो छपने के पहले ही 1 इंच मुस्कान में बदल गई और फिर वह उपन्यास मेरा अपना रह ही नहीं गया, हमारा हो गया, इसलिए उसकी चर्चा तो करना ही बेकार है। होता क्या है कि जब उनका जो पहला उपन्यास होता है वो पढ़ने के लिए देती हैं तो राजेंद्र यादव उसको क्या कर देते हैं, लक्ष्मी चंद्र जैन के जो वो निवेदन करते हैं संयुक्त रूप से लिखने के लिए, तो वो मन्नू भंडारी का जो अपना उपन्यास होता है 1 इंच मुस्कान उसे ही ले लेते हैं। और उसके बाद जो कि उपन्यास था किसका, ध्यान रख लीजिएगा, 1 इंच मुस्कान जो है था किसका, मन्नू भंडारी का, किंतु वो क्या होता है फिर सहलेखन में आता है, प्रकाशित होता है। ठीक है, अर्चना वर्मा का एक रिमार्क आज भी याद है। उसने कहा था, मन्नू जी आप और सब लिखना छोड़कर केवल नाटक लिखिए। क्यों? अब मन्नू भंडारी जो कि 1979 में क्या होता है, महाभोज उपन्यास आता है। ठीक है, और 1982 में क्या होता है, महाभोज जो है वो महाभोज नाट्य रूपांतरण कार्य कौन करता है, स्वयं मन्नू भंडारी ही करती हैं। ठीक है, तो इतना ये नाटक प्रसिद्ध, उपन्यास की तुलना में नाटक इतना प्रसिद्ध होता है जो कि उनकी प्रसिद्धि का आधार बनता है। और अर्चना वर्मा क्या कहती हैं कि आप जो अन्य लेखन कार्य को छोड़कर क्या लिखिए, केवल नाटक लिखिए, आपके संवाद कैसे हैं, चुस्त हैं। ठीक है, महाभोज तो सिलेबस में भी लगा हुआ है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया भी जाएगा, जुड़े रहिए आप लोग। सन 1982 का मेरा पूरा साल महाभोज को ही अर्पित हो गया। पहले महीनों चलने वाला नाट्य रूपांतरण, मतलब इतना इसका मंचन किया गया कि 1982 में कहाँ व्यस्त रही पूरी तरह से महाभोज के मंचन लेखन आदि में। साहित्य अकादमी का कोई कार्यक्रम चल रहा था और हमें यह सूचना मिली कि इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों में से किसी एक ने उन पर गोली चलाई और उन्हें तुरंत मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया है। भी ध्यान रखेंगे उस समय की परिस्थितियां क्या रही हैं, जो इंदिरा गांधी को उनके गार्ड्स ने ही गोली मार दिया था उसका चित्रण कर रही हैं, उनकी हत्या जो कर दी गई थी। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी उसका चित्रण है। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र के संपादन में हंस का पहला अंक प्रकाशित हुआ अगस्त। अब ये ध्यान रखेंगे हंस से ही राजेंद्र यादव को प्रसिद्धि प्राप्त है। हंस का संपादन पहले किसने किया था, हंस का संपादन कार्य पहले करते थे प्रेमचंद, किंतु बाद में इसका संपादन 1986 से कौन लेता है, राजेंद्र यादव। अगस्त सन 1986 में राजेंद्र की चिर प्रतीक्षित आकांक्षा, न जाने कितने कितने वर्षों की यह आकांक्षा उनके मन में पल रही थी, क्या कि हंस का संपादन करने का। अब एक कहानी है नायक खलनायक विदूषक। ध्यान रखेंगे कहानी किसकी है, कहानी है मन्नू भंडारी की। ठीक है, किंतु अगर नायक खलनायक विदूषक नाटक में बात करूं तो नाटक किसका है, नाटक ध्यान रख लेंगे सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ठीक है, नायक खलनायक विदूषक कहानी की रचना बहुत डरते डरते ही मैंने यह कहानी राजेंद्र को पढ़ाई। डरते हुए इसलिए कि राजेंद्र ही तो इस कहानी के प्रमुख पात्र, पर राजेंद्र ने इस पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, न चेहरे से न हाव भाव से, बल्कि उन्होंने तो कहानी की सराहना भी की। इतना ही नहीं, यह शीर्षक भी उन्होंने ही खुद दिया हुआ, उनका खुद का दिया हुआ है। यह नायक खलनायक विदूषक जो है एक तरह से इसका जो नायक है वो कौन है, इसका नायक स्वयं राजेंद्र यादव है। ठीक है, किंतु जो कहानी पढ़कर वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कौन, राजेंद्र यादव। 1951 में मैं सेवानिवृत्त हुई। 1951 में क्यों लेखिका सेवानिवृत्त हो जाती है, कहाँ प्रोफेसर थी मिरांडा हाउस में।
और कुछ महीनों बाद ही मेरे पास श्री विष्णुकांत शास्त्री, ध्यान में रख लीजिएगा, विष्णुकांत शास्त्री का प्रस्ताव आया। मनु जी, मेरे कहने से अब आपको उज्जैन जाना होगा। उज्जैन पर क्यों, क्या है वहाँ? मैंने कुछ हैरानी से पूछा। प्रस्ताव किसका था? विष्णुकांत शास्त्री का। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? उज्जैन। प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के पद पर, और आप मना भी बिल्कुल नहीं करेंगी। कहाँ जाना है? प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के पद पर जाना है। कहाँ? उज्जैन। और किसके निवेदन पर? विष्णुकांत शास्त्री के निवेदन पर। उज्जैन कालिदास की नगरी, मंदिरों की नगरी, भारत का प्राचीन साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे शिप्रा के तट पर बसी नगरी। उज्जैन जो शहर है किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो जो भी स्लाइड है यहाँ पे महत्वपूर्ण ही है, आपको सारी चीज़ें ही ध्यान रखने हैं। मैं नास्तिक नहीं हूँ, गहरी आस्था है मेरी भगवान में, पर उसके बावजूद मंदिरों या तीर्थ स्थानों में जाने में मेरी न कभी कोई रुचि रही है न संस्कार। ध्यान रखिएगा कि मंदिर आदि जाने में मनु भंडारी को कोई रुचि नहीं रही है। ठीक है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन, इनको हम प्रगतिवाद के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं। श्री शिवमंगल सिंह सुमन, वैसे तो उनसे पुराना परिचय था, लेकिन मेरे वहाँ जाते ही उन्होंने मेरे बड़े भाई की भूमिका संभाल ली। कौन? शिवमंगल सिंह सुमन ने। ठीक है, मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। वे 10 साल तक विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन? शिवमंगल सिंह सुमन क्या थे? कुलपति। किस विश्वविद्यालय में? विक्रम विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक थे। ठीक है। राम की शक्ति पूजा उन्हें अर्थात शिवमंगल सिंह सुमन को क्या राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा कृत पूरी तरह कंठस्थ थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा किसे कंठस्थ थी? तो शिवमंगल सिंह सुमन को थी, और वे विभोर होकर सुनाते। मेरा घर यूनिवर्सिटी कैंपस में था और वहाँ 4 परिवारों से मेरी निकटता हुई। कहूँ उन परिवारों से मुझे बराबर स्नेह मिलता रहा। और वो 4 परिवार कौन कौन है वो अभी हम देखेंगे। सामने प्रोफेसर टंडन और प्रोफेसर छजलानी थे, बगल में प्रोफेसर अमृत फले और ऊपर मिस्टर शुक्ला। 3 लोगों की बात किए बिना तो मेरे उज्जैन का संबंध की बात ही अधूरी रह जाएगी। कौन 3 लोग? एक शैलेंद्र, अन्नपूर्णा और सुमन। शैलेंद्र कौन है? शैलेंद्र उनका टाइपिस्ट है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शैलेंद्र कौन है? शैलेंद्र जो है टाइपिस्ट है। अन्नपूर्णा कौन है? अन्नपूर्णा जो है खाना बनाने वाली है। ठीक है। और सुमन कौन है? वो सुमन जो है वो बाजार से सब्जी आदि लाने वाली है। ठीक है, इनके बिना क्या उज्जैन की जो यात्रा है वो अधूरी है। तो शैलेंद्र जो कि टाइपिस्ट, अन्नपूर्णा जो कि खाना बनाने वाली, सुमन जो कि बाजार से सामान आदि लाने देने वाली। नहीं जानते इसे पत्नियों के जीवन की विडंबना कहूँ या लेखक के, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखेंगे। नहीं जानती इसे पत्नियों के जीवन की विडंबना कहूँ या लेखकों के जीवन की, पर है तो यह इतनी बड़ी सच्चाई जिसे झेलने भोगने के लिए हर लेखक की पत्नी तो अभिशप्त है ही। वह सच्चाई है क्या? ध्यान रखेंगे। लेखक तो बड़ा संवेदनशील प्राणी होता है। दुखी त्रस्त लोगों की वेदना, उसकी यातना उसे किस हद तक विचलित कर देती है कि वह अपनी सारी करुणा उड़ेल देता है, पर अपनी पत्नियों की व्यथा वेदना तक आते आते उसकी संवेदना सूख क्यों जाती है? यह एक तरह से व्यंग्य है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और किस पर है? यह व्यंग्य कर रही है लेखिका जो पुरुष लेखक समाज है। ठीक है, उस पर व्यंग्य है
कि जो लेखक होता है वो तो बहुत संवेदनशील प्राणी होता है, ठीक है। और जो दुखी जो त्रस्त लोग हैं उसकी वेदना उसकी यातना उसे बहुत विचलित करती हैं, किंतु क्या उसे अपनी जो अपने पत्नी है उसकी वेदना व्यथा उसे नहीं दिखती है। ये ध्यान रखेंगे, एक तरह से व्यंग्य है लेखक समाज पर, लेखक वर्ग पर, लेखक जाति पर, ठीक है। उसे महसूस करना तो दूर, वे बड़ी निर्ममता के साथ उसका संहार उसका कारण बनते हैं। पर क्यों, क्या पत्नियां उन्हें हाड़ मांस की प्राणी ही नहीं लगती कि काल्पनिक पात्रों में गढ़े हुए सुख दुख पर अपनी सारी संवेदना उड़ेल कर वे इतनी खाली खोखले और करुणाविहीन हो जाते हैं कि जीवित पत्नियों के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। ध्यान रख लीजिएगा कि वो मन्नू भंडारी कह रही हैं कि अगर वो संवेदनशील प्राणी हैं, दूसरे की करुणा, दूसरे की जो करुणा है, दुख है, उसे विचलित करता है, तो उसे अपनी पत्नियों की जो करुणा है, वेदना उसे नहीं दिखता है। उस समय उसकी जो संवेदना क्या वो जो काल्पनिक पात्र हैं उसमें ही उड़ेल देते हैं और अपनी पत्नी को क्या समझते हैं, अपनी पत्नी को हाड़ मांस का केवल प्राणी समझ के रह जाते हैं, ठीक है। उनकी जो पीड़ा है, उनकी करुणा, उनकी वेदना उन्हें दिखती ही नहीं है। आज हम दोनों के बीच अगर कुछ है तो निरंतर चलने वाला एक निहायत औपचारिक संवाद। किसके बीच? मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव। सूचनाओं और बाट सेकने वाली निहायत छोटी छोटी समस्याओं के आदान प्रदान और समाधान। पर इतनी सारी औपचारिक स्थिति के बावजूद हारी बीमारी के दौरान सहयोग का एक अनकहा सा आश्वासन। मैं जानती हूँ कि आज क्रांति का, ये ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण स्लाइड है। मैं जानती हूँ कि आज क्रांति का परचम लहराती स्त्री विमर्श में पगी स्त्रियाँ जरूर मुझे धिक्कारेंगी, भर्त्सना करेंगी। मेरी कि इतना सब होने के बाद अलग रहते हुए भी फिर जाकर जुड़ने की ज़रूरत क्या थी। उस जुड़ाव का रूप चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हैं तो जुड़े ही। ध्यान रखेंगे कि इतना कुछ होने के बाद जो स्त्री विमर्श की समर्थक लेखिकाएं हैं वह तो यही कहेंगी कि इतना कुछ होने के बाद भी जुड़ाव का क्या कारण है, ठीक है। किसके साथ? राजेंद्र यादव के साथ, ठीक है। सब लोगों की धिक्कार और फटकार अपनी जगह और मुख्यतः लेखक की यात्रा पर केंद्रित मेरी जिंदगी की यह कहानी अपनी जगह। अब क्योंकि यह प्रसंग, बल्कि कहूँ कि यह संबंध मेरे लेखक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों में घने रूप से जुड़े हुए थे, इसे तो आना ही था। पर इस संबंध के चलते मैंने जो सहा महसूस किया उसे अपने हिसाब से तो बेहद तटस्थ, निष्पक्ष और संक्षिप्त रूप में लिखा है। फिर भी सबको अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने का अधिकार तो है ही। यहीं पर समाप्त हो जाता है उनका जो लेखक की आत्मकथा है वो। उसके बाद राजेंद्र यादव की आत्मकथा प्रकाशित होती है। कौन, किस नाम से? मैंने बताया इसके पहले भी, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, इस नाम से, ठीक है। और उसमें जो है लेखक जो है अपने ऊपर लगाए हुए इंजाम को राजेंद्र यादव नकारते हैं, ठीक है। और उनके बारे में, मन्नू भंडारी के बारे में वो लिखते हैं कि यह मेरे वजह से प्रसिद्ध हुई वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उसके जवाब में लिखती हैं फिर से एक कॉलम, वो देख लेते हैं। बहुत दिनों तक तो मैं इसी दुविधा में रही कि मैं तद्भव में प्रकाशित राजेंद्र के आत्मकथ्य के प्रत्युत्तर में छपे अपने इस लेख को एक कहानी यह भी में सम्मिलित करना क्या उचित होगा। यह जो है किसके प्रत्युत्तर में है? यह जो है जो उनकी आत्मकथा है उसके प्रत्युत्तर में है, और जो ये प्रत्युत्तर किस में छपा है? तद्भव में, ठीक है।
पर अंततः इसी नतीजे पर पहुंची कि उचित ही नहीं अनिवार्य भी है यह। फिर एक बार जब छप ही गया तो संकोच भी कैसा। अनिवार्यता थी तो केवल इस बात को लेकर कि तद्भव की प्रसारण संख्या तो सीमित है और राजेंद्र का आत्मकथ्य पुस्तक के रूप में मुड़ मुड़ के देखता हूँ छपकर अनेक पाठकों तक पहुंच चुका है। मैं यह भी जानती हूँ कि राजेंद्र के पाठक, प्रशंसक, मित्र, परिचित शायद ही मेरे इस लिखे को गले उतार पाएं जिसमें न शाब्दिक चमत्कार है न साहित्यिक सौष्ठव, बल्कि जो राजेंद्र के व्यक्तित्व के उस पक्ष को उजागर करता है जिससे वे बिल्कुल अपरिचित हैं। कौन जाने उन्हें विश्वास भी ना हो सकता है कि राजेंद्र भी इससे काफ़ी आहत हो, लेकिन समय और स्थितियों ने जिस घावों पर पपड़ियाँ जमा दी थी उन्हें खुरेचने का पहल तो राजेंद्र ने ही की अपने आत्मकथ्य में, इस प्रसंग को उजागर करके, सो भी अपने नज़रिए से। तो शायद भूल ही गए कि खुरेचे हुए घावों से तो केवल मवाद ही बहेगा। ये ध्यान रखेंगे जब वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा होती है इसमें बहुत सी चीज़ों को नकार देते हैं, तो उसके उत्तर में फिर से एक कॉलम लिखती हैं तद्भव में, ठीक है। और यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है उनका एक कहानी, यह भी जो लेखक की आत्मकथा है, जिसमें वह कहती हैं कि फिर से जो चीज़ें घावों पर पपड़ी जम गया था, अर्थात जो चीज़ें थोड़ी भूल चुकी थी वो फिर से उसको खुरेचने का कार्य अपनी आत्मकथा के माध्यम से किसने किया था? राजेंद्र यादव ने ही, ठीक है। और ये हमने जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे परीक्षा के बिंदु से ही पढ़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के परीक्षा में बिल्कुल ही सहायक होगा। कैसा लगा क्लास ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।